हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। कल रूल ऑफ लॉ पे एक वीडियो अपलोड किया था और वह पूरा का पूरा अंग्रेजी में ही हो गया। कुछ रिक्वेस्ट आई थी स्टूडेंट्स की नॉर्थ ईस्ट से, कुछ साउथ इंडिया से कि वीडियोस इंग्लिश में भी होने चाहिए। फ्यू ऑफ देम आर देयर, तो मैंने इंग्लिश में कर दिया था, बट सम ऑफ यू वांटेड, आप में से कुछ ने ये मुझे मैसेज किया है कि हिंदी में या बाइलिंगुअल में रहने दीजिए। तो मैं उस कल के वीडियो को आज दोबारा रिकॉर्ड करता हूँ और साथ में एक कंसेप्ट और ले लिया। रूल ऑफ लॉ तो हम डिस्कस करेंगे ही, और रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ में क्या फ़र्क होता है ये भी जानेंगे। तो डिस्कस करते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल है गुड गवर्नेंस का, सुशासन का। इसके बिना देश में संवैधानिक व्यवस्था नहीं चल सकती। जब हम रूल ऑफ लॉ डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले वर्ड लॉ को डिस्कस करें। रूल ऑफ लॉ में जो वर्ड लॉ होता है ये कोई वैसा कानून नहीं जो हम ये समझें कि लोकसभा राज्यसभा ने एक मेजॉरिटी के साथ पास कर दिया है, 100 में से 51 वोट मिल गए हैं और ये लॉ हो गया। ये तो एक डायमेंशन है कानून की। जब हम रूल ऑफ लॉ में लॉ की बात करते हैं तो वो कहीं कुछ ज़्यादा होता है। सिर्फ एक मेजॉरिटी से पास किया हुआ कानून पर नहीं होता है, उससे कुछ ज़्यादा होता है। पहली बात, जब भी रूल ऑफ लॉ में लॉ की बात होती है तो कानून का मतलब यहाँ ये है, इट शुड कंटेन द आइडियल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी। अगर वो कानून जो पार्लियामेंट ने बनाया है इसके लागू होने से अगर न्याय स्थापित नहीं होता है, इक्वलिटी स्थापित नहीं होती है, या अल्टीमेटली लोगों का विकास नहीं होता है, तो ऐसे कानून से कोई फ़ायदा नहीं है। हम ऐसे कानून की बात नहीं कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ में। रूल ऑफ लॉ में उस कानून की बात कर रहे हैं विच अल्टीमेटली टेक्स अस टू व्हाट, टुवर्ड्स जस्टिस एंड इक्वलिटी। एक कंडीशन ये होनी चाहिए, क्योंकि जो अनजस्ट लॉ होगा, जो बिल्कुल जस्टिस के मापदंडों पे नहीं बनाया गया होगा, उसको फ्रेम करने वालों ने इन बातों का ध्यान नहीं रखा होगा, तो इसका मतलब है ये कुछ के लिए तो काम का हो सकता है लेकिन ज़्यादातर के लिए काम का ना हो। और कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो डिस्क्रिमिनेट करे, जिसमें कुछ का फ़ायदा हो, ज़्यादाओं का फ़ायदा ना हो। तो कानून बनाते समय एक तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि कानून कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस व्यवस्था की तरफ ले जाता हो। दूसरा, what is clear that both these thoughts highlight certain facets of what is meant by term law. Only a state that is governed by such law can be said to be having rule of law. और ऐसी you can say political system जहाँ पर ऐसा होगा वही कह सकते हैं कि उनके यहाँ रूल ऑफ लॉ हुआ करता है। यहाँ एक दो बातें और ऐड कर देता हूँ। एक तो ये बात हो गई कि वो कानून जो भी बना है वो न्याय व्यवस्था की तरफ ले जाए। न्याय व्यवस्था मतलब सभी को, जो भी वहाँ पर डेवलपमेंट है वो सबके पास बराबर पहुँचे और सभी का विकास होना ज़रूरी है, ऐसा व्यवस्था बने। लेकिन जब रूल ऑफ लॉ की डिस्कशन करते हैं तो एवी डाइसी की डेफिनेशन आ जाती है। इंग्लैंड में एवी डाइसी ने डेफिनेशन दी थी। उन्होंने 3 बातें इसमें बताई हैं एवी डाइसी ने। पहली तो ये कि सबसे पहले तो अगर ये 3 फीचर्स हैं तो रूल ऑफ लॉ हो सकता है। पहला तो ये है कि उस व्यवस्था में कानून सर्वोपरि होना चाहिए। फर्स्ट फीचर दैट एवी डाइसी गेव वाज दैट इट वाज सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ द लॉ। कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता, कानून सबसे ऊपर है। कानून जो होगा उसके हिसाब से ही सरकारें काम करेंगी। तो पहला फीचर तो उन्होंने ये बताया कि देयर शुड बी सुपरमेसी ऑफ द लॉ, नन कैन बी अबव द लॉ। कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, सभी को कानून के तहत काम करना पड़ेगा। दूसरा फीचर उन्होंने बताया कि देयर शुड बी इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है। कहने का मतलब है कानून सब पे बराबर अप्लाई होता है, कानून भेदभाव नहीं करता। यहाँ पर यह भी ऐड कर दें, जहाँ तक कानून के लागू होने की बात है, कानून से निकलने वाला बेनिफिट सबके लिए बराबर होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ में। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि कानून सबके लिए बराबर तब भी होना चाहिए जब कानून से निकलने वाला बेनिफिट तक हमारी पहुंच भी होनी चाहिए। अगर मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कानून तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, मैं निर्धन हूं या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं या मेरे आर्थिक हालात सही नहीं हैं और मैं जस्टिस सिस्टम का या लीगल सिस्टम का फ़ायदा नहीं उठा पा रहा हूं, तब भी इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये भी होता है। तीसरा फीचर ये बताया उन्होंने कि जो राइट्स होते हैं लोगों के, लिबर्टीज़ वगैरह हैं, वो सरकारों की मर्जी पे नहीं हुआ करती हैं, उनकी सोच पे डिपेंड नहीं करती हैं। वो संविधान में या कानून में संरक्षित होती हैं, प्रोटेक्टेड होती हैं और उनसे मिलती हैं, और उनका वॉयलेशन होता है तो हम कोर्ट की मदद
ले सकते हैं। तो एविड-आईसी की डेफिनेशन में 3 फीचर्स बताए गए हैं। पहला तो ये कि देयर शुड बी सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, सेकंड इज इक्वलिटी बिफोर लॉ, और थर्ड इज द राइट्स और लिबर्टीज ऑफ द पीपल आर प्रोटेक्टेड and they are administered by the court. If the rights and liberties are violated, then we can take the help of law in getting our rights back. ये 3 फीचर बताए गए, लेकिन हम इन जनरल भी डिस्कस कर सकते हैं रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हो सकता है। रूल ऑफ लॉ से पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज रूल बाय लॉ। रूल बाय लॉ, अब इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रॉलेट कानून का। 1919 में जो रॉलेट कानून बना था, अंग्रेज़ों ने इस कानून को लागू किया था ताकि जो गतिविधियां चल रही हैं वो रोकी जा सकें। सही मायनों में तो रॉलेट कानून क्या था, रॉलेट कानून इसलिए लगा दिया गया था कि वॉर ख़त्म हो गई थी, वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो गई थी, और वर्ल्ड वॉर के समय गवर्नमेंट ने इमरजेंसी पावर्स ले ली थी बाई पासिंग डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 वर्ल्ड वॉर के बाद ख़त्म होना था क्योंकि वॉर ख़त्म हो गई है, लेकिन गतिविधियाँ कुछ ऐसी चल रही थी। ऐसे में अंग्रेज़ों को लगा कि हालात ठीक नहीं है और हम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट तो कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि वॉर नहीं है, तो क्यों ना कुछ वैसा ही कानून बना लें जिसमें हम विशेष अधिकार अपने लिए ले लें। तो उन्होंने इस कानून को लागू किया था, जिसमें इस कानून के ज़रिए दे वांटेड टू अरेस्ट दोज इंडियंस, उन भारतीयों को जो राजद्रोह करेंगे उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, सरकार के खिलाफ बोलेंगे और उन्हें कोर्ट में जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो दिस वाज एग्जाम्पल ऑफ रूल बाय लॉ, बाय मेकिंग ए लॉ, फ्रेमिंग ए लॉ for the benefit of their own governance, own rule, they trampled upon the rights of Indians. That was rule by law. मतलब कानून ऐसा बनाया जाए, सरकार अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए या अपने इंटरेस्ट के लिए या अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, हमेशा सत्ता में रहने के लिए कानून बनाए और उसके हिसाब से शासन करे, वो रूल बाय लॉ कहलाता है। रॉलेट कानून was the perfect example of rule by law. It was an enterprise famous for rule by law rather than rule of law, as it aimed at controlling the Indian subjects. Thus, our struggle for independence was towards establishment of rule of law. Obviously, अंग्रेजों के सब रूल बाय लॉ चल रहा था और हम चाहते थे कि हम उस कानून से गवर्न हो जिसमें सुप्रीमेसी ऑफ लॉ हो, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, जिसमें हमारे राइट्स एंड लिबर्टीज़ संरक्षित हो। हमारे लिए हम इस कानून की बात कर रहे थे और जो अंग्रेज़ थे वो रूल बाय लॉ का मतलब है वो कानून अपने हिसाब से फ्रेम करते थे, उसके हिसाब से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन रूल बाय लॉ एंड रूल ऑफ लॉ। रूल बाय लॉ मे बी इन रूल बाय लॉ मे बी यूज फॉर द ओन बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट और द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज, पर रूल बाय लॉ टेक्स यू टुवर्ड्स इक्वलिटी, जस्टिस एंड लिबर्टी ऑफ एवरीबडी। हर व्यक्ति, हर सिटीजन, हर नागरिक कानून व्यवस्था से, कानून के अप्लाई होने से बराबर संरक्षित है, उसका अधिकार बराबर डेवलप हो रहा है, उसके डेवलपमेंट, उसका पूरा विकास हो रहा है। यदि ऐसा है तभी हम कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो सकता है। तो इसलिए फ्रीडम स्ट्रगल की बात की जाए तो यस, वी ऑल वर फाइटिंग फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन प्लेस ऑफ रूल बाय लॉ। 4 प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। अभी कुछ महीने पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने इसके बारे में डिस्कशन किया। उन्होंने कहा 4 प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं रूल ऑफ लॉ में। एविड-आईसी की डेफिनेशन एक डेफिनेशन है, बट वो ये नहीं कह सकती वही कंप्लीट है। गुड नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशंस ऑफ रूल ऑफ लॉ हैव बीन गिवन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये 4 बातें कही रूल ऑफ लॉ के बारे में। पहली बात तो उन्होंने कहा लॉ मस्ट बी क्लियर एंड एक्सेसिबल। कानून सिंपल शब्दों में लिखा होना चाहिए। अगर कॉम्प्लिकेटेड कानून है इसका मतलब है कानून का मैनिपुलेशन हो सकता है। कानून जिनके हाथ में है जो इसे अप्लाई करेंगे वो उसके कठिन होने का फ़ायदा उठाकर उसका इंटरप्रिटेशन अपने फ़ायदे से कर सकते हैं। एक तो कानून इतना सिंपल वर्डेड होना चाहिए कि वो आसानी से लागू हो सके, उसके जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो कंफ्यूजिंग या एम्बिगुअस नहीं होने चाहिए। पहली बात, एक्सेसिबल भी होना चाहिए कानून तक पहुंच हर एक की होनी चाहिए। ऐसे सिस्टम नहीं होना चाहिए कि कानून की पहुंच उन तक है जो वेल ऑफ हैं, जिनके पास हालात बेहतर हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी उस कानून से वो फ़ायदा उठा सके जो अमीर व्यक्ति उठाता है। यदि ऐसा है तो ही रूल ऑफ लॉ हो सकता है। तो पहला कंडीशन उन्होंने बताया, लॉ मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर, इट शुड नॉट लीड टू एनी काइंड ऑफ एम्बिग्विटी। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन या मल्टीपल इंटरप्रिटेशन उससे फ्लो ना कर रहे हो। अगर ऐसा होगा तो उसके मैनिपुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और गरीब व्यक्ति भी उसका विशेष फ़ायदा उठा सके। इक्वलिटी बिफोर लॉ मैंने आपको बताया, दैट इज हैविंग इक्वल एक्सेस टू जस्टिस। द गारंटी ऑफ इक्वल जस्टिस गेट्स मीनिंगलेस इफ द वनरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी
आर अनेबल टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ देयर डेवलपमेंट, और उनकी पॉवर्टी लिटरेसी बीच में आ जाती है। इसलिए कानून बनाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कानून की एप्लीकेशन से उनका भी फ़ायदा होना चाहिए जो डेवलपमेंट की रेस में पीछे रह गए हैं। अगर ये उद्देश्य कानून का नहीं है तो कानून रूल ऑफ लॉ वाला कानून नहीं है, रूल ऑफ वाला लॉ नहीं है। थर्ड फीचर जो उन्होंने बताया, राइट टू पार्टिसिपेट इन द क्रिएशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ लॉज। ओबियसली डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोगों की फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ वॉइस आगे बढ़ती है। मतलब जो कानून बनाने वाले हैं, द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट सिटीजनरी हैज अ रोल टू प्ले डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन द लॉज दैट गवर्न देम। ओबियसली पार्लियामेंट जब लॉ बनाती है तो हमारी आवाज़ को पार्लियामेंट में वो प्रदर्शित करती है। मतलब लोग अपनी वॉइस का इस्तेमाल करते हैं थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनको MP MLA कहते हैं, हमारे बिहाफ पर, हमारे फ़ायदे के लिए। वो जब पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं तो एक तरीके से हम ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो राइट टू पार्टिसिपेट इन द क्रिएशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ लॉ इन इंडिया इट इज डन थ्रू इलेक्शंस विच द पीपल गेट टू एक्सरसाइज देयर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओबियसली हम लोगों को चुनते हैं, हर 5 साल में चुनते हैं, ताकि उन लोगों को चुनते हैं जो हमारी वॉइस को रेस करेंगे, और उनके थ्रू हम भी इस देश की गवर्नेंस में, देश के लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। इसलिए अगर कानून बनाने की व्यवस्था कुछ ऐसी बना दी जाए जिसमें कुछ ही लोगों के पास कानून को डिफाइन करने का अधिकार रहे, डिबेट डिस्कशंस कम कर दिए जाएं, तो रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश नहीं होगा। जैसे अभी हमने देखा मॉनसून सेशन में फटाफट कानून पास हो गए, वॉइस वोट से पास हो गए, डिस्कशन भी नहीं हुआ। अगर इस तरीके से बार बार होने लगे तो इसका मतलब रूल ऑफ लॉ खतरे में है, रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। डिबेट डिस्कशन कानून की सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। पूरी तरीके से बातचीत करके, डिबेट करके, तराश कर, उसकी कमियों को हटाकर और अच्छी से अच्छी चीज़ें लाकर अगर कानून पास होगा तभी वो रूल ऑफ लॉ वाला लॉ है। अदरवाइज वो एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट लॉ की हो सकती है, सब्सटेंटिव एस्पेक्ट नहीं है। तो इलेक्शन वो जरिया है जिसके ज़रिए हम लोग पार्टिसिपेट करते रहते हैं। और दूसरा ये है कि रूल ऑफ लॉ में जुडिशरी एज एन ऑर्गन, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी वो ऑर्गन है जो इस अच्छे कानून को इस्टेब्लिश करती है, और कानून अच्छा नहीं है तो जुडिशियल रिव्यू करके कह देती है कि कानून संविधान के अनुसार नहीं बना हुआ है। जुडिशरी इज द प्राइमरी ऑर्गन विच इज टास्क्ड विद इंश्योरिंग दैट द लॉज must be enacted in conformance with the constitution by judicial review. The Supreme Court has held that this function to be part of basic structure of the constitution. अगर कानून गलत बना है तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि कानून संविधान के अनुसार नहीं है। हम अखबार में देखते रहते हैं, कोर्ट ने ऑब्जेक्शन किया है, बोला है सरकार को आप जवाब दीजिए, 15 डेज में जवाब दीजिए कि जो आपने कानून पास किया है इसमें ये जो फीचर्स हैं ये सही नहीं है, ये संविधान के अनुसार नहीं है। करेक्शन गवर्नमेंट नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करके कानून को नल एंड वॉइड भी कर सकता है। तो अगर ये 4 फीचर्स अगर हैं, मतलब पहला ये कि कानून आसान से आसान भाषा में लिखा होना चाहिए। यहाँ कहने का मतलब ये है कि उसकी एप्लीकेशन आसान हो। इट शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू मैनिपुलेशन बाय दोज हु आर हैंडलिंग दिस पर्टिकुलर लॉ। मतलब वो मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस के लिए ना बना हो जिससे नुकसान हो सकता है। उस तक पहुँच हर एक की होनी चाहिए। किसी की निर्धनता, किसी की इलिटरेसी, किसी के एजुकेशनल अचीवमेंट्स जो कम रह गए हों वो उसके कानून की एप्लीकेशन में आड़े नहीं आने चाहिए, हिंड्रेंस नहीं बनने चाहिए। दूसरा ये इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, सबके लिए कानून बराबर हो जहाँ तक कानून के एप्लीकेशन की बात है या उसके तक पहुँच की बात है। तीसरा ये है कि कानून बनाने में, उसकी फ्रेमिंग में हमारा भी रोल होना चाहिए, और वो रोल इलेक्शंस के थ्रू होता है। इसका मतलब इलेक्शंस टाइम टू टाइम होते रहने चाहिए, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए, सही तरीके से होने चाहिए, ताकि हमारे चुने हुए सही लोग वहाँ पहुँचे और कानून बनाने में मदद करें। और कानून बनाते समय डिबेट डिस्कशंस फॉरगो नहीं होने चाहिए, वो कंप्लीट उनका इस्तेमाल होना चाहिए। सिर्फ वॉइस वोट से या बिना डिस्कशन के कानून पास नहीं होना चाहिए। इसका मतलब डेमोक्रेटिक मेथड इस्तेमाल नहीं हुआ है, हमने उसे तराशा नहीं है, जस्ट बना दिया है। चौथा ये है कि जुडिशरी अपना रोल अच्छी तरीके से प्ले करे। वो कानून जो संविधान के अनुसार नहीं है वो कानून चल नहीं सकते। अगर ये 4 फीचर हैं तो भी हो सकता है रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ पे आपको कैसा भी क्वेश्चन मिल जाए, चाहे वो प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो, आप एबिडाइसी की डेफिनेशन हो या ये 4 फीचर्स हैं जो प्रेजेंट CGI ने दिए थे कुछ महीने पहले, इन सबको इंक्लूड कर सकते हैं। यू कैन राइट गुड नंबर ऑफ वर्ड्स ऑन रूल ऑफ लॉ। दिस रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ का मतलब होता है कि कानून के सहारे शासन करना। कानून सही हो नहीं हो
इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रूल बाय लॉ का मतलब है शासन कानून के ज़रिए होना चाहिए, लेकिन कानून का फेयर, जस्ट और रीजनेबल भी होना ज़रूरी है। कानून किसी की विम्स एंड फैंसीज पे नहीं चलता। कानून वो होगा जो संविधान कहता है, कानून वो नहीं होगा जो सरकार कहती है। सरकार कानून से चलती है, कानून सरकार से नहीं चलता। सो दिस वॉज द इंटेंशन ऑफ फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, आज का लेक्चर अच्छी तरीके से आपकी समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। थैंक्स अ लॉट।